बेल क्या है? बेल कितनी तरह की होती हैं? सीआरपीसी की किन धाराओं में बेल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? किन ग्राउंड्स के आधार पर बेल रिजेक्ट होती है और वे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर बेल मिल सकती है? बेल अर्थात जमानत से जुड़ी हुई इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेल अर्थात जमानत क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद कर दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा या बंधक की जाती है उसे जमानत कहते हैं। Bail is a process of releasing a person from custody with certain condition to ensure the person will return for their trial. अब वो certain conditions कौन सी हो सकती हैं? जमानत पर रिहा होने पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि आप बेल पर रिहा होने पर विदेश नहीं जा सकते और बिना बताए कोई यात्रा नहीं कर सकते। साथ ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना पड़ता है। साथियों, अब जान लेते हैं कि जमानत का उद्देश्य क्या है। डिफॉल्ट बेल का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, जो बचाव पक्ष के जीवन और मनमाने ढंग से हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। प्रत्येक मानव जीवन ईश्वर की ओर से एक उपहार है और सभी के पास एक सीमित समय है, जिसे व्यक्तिगत द्वेष या राज्य मशीनरी के कार्यों के कारण खराब नहीं करना चाहिए। जेल में बंद व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए कोई तंत्र नहीं है और बाद में निर्दोष पाए जाने पर सलाखों के पीछे बिताए गए समय को वापस नहीं किया जा सकता। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जमानत के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आइए अब जानते हैं कि जमानत कितने प्रकार की होती है। साथियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 436 से 439 में जमानत से संबंधित मुख्य प्रावधान मिलते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, रेगुलर बेल या नियमित जमानत। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जमानती अपराधों में जमानत और दूसरा, गैर जमानती अपराधों में जमानत। जमानती अपराधों में जमानत बेल इन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 सीआरपीसी। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जमानती अपराध की श्रेणी में मारपीट, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि मामले आते हैं। ऐसे मामलों में 3 साल या उससे कम की सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों में सीआरपीसी की धारा 436 के अंतर्गत कोर्ट से या फिर पुलिस थाने से भी जमानत प्राप्त की जा सकती है। जमानती अपराधों में जमानत अभियुक्त का वैधानिक अधिकार है। नंबर 2, गैर जमानती अपराधों में जमानत सेक्शन 437 सीआरपीसी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे अपराधों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या आदि शामिल हैं। ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और इन अपराधों में फांसी अथवा उम्र कैद तक होने की संभावना होती है। गैर जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं है। गैर जमानती अपराधों के मामलों में जमानत देना या ना देना अदालत के विवेकाधिकार पर निर्भर होता है। नंबर 3, अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438। इस प्रकार की जमानत सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत दी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है
इस प्रकार की जमानत आमतौर पर अभियुक्त व्यक्ति को तब दी जाती है जब किसी अपराध के लिए आरोपित होने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार होने की आशंका होती है। इस प्रकार की जमानत एफआईआर दर्ज होने से पहले भी लागू की जा सकती है। यह एक गिरफ्तारी पूर्व राहत है जिसके लिए वादी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। सेक्शन 438 अग्रिम जमानत के बाद आता है सेक्शन 439, जो कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को जमानत से संबंधित विशेषाधिकार प्रदान करता है। सेक्शन 437 मैजिस्ट्रेट को और सेक्शन 439 सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को गैर जमानती अपराध के मामलों में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। सेक्शन 437 और 439 के तहत दाखिल की जाने वाली बेल को रेगुलर बेल या नियमित जमानत भी कहते हैं। साथियों, यहाँ यह ध्यान दें कि सेक्शन 436 से 439 के तहत दाखिल की जाने वाली जमानत विचाराधीन मामलों में दाखिल किए जाते हैं। आइए अब जमानत के कुछ और प्रकार जान लेते हैं। नंबर 5 है बेल आफ्टर कन्विक्शन, अर्थात दोष सिद्धि के बाद जमानत। सेक्शन 389 CRPC। इस प्रकार की जमानत तब लागू होती है जब ट्रायल खत्म हो चुका हो और अभियुक्त को सजा हो गई हो। तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 के अनुसार उसकी सजा को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 389 में प्रावधान है कि अगर सजा काट रहा अपराधी अपीलीय अदालत में अपील दायर करता है तो उचित औचित्य और कारणों पर उसकी सजा को निलंबित किया जा सकता है, अर्थात अपील लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके बाद अगली बेल होती है डिफॉल्ट बेल। यदि आरोपी जेल में है और 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल की जाती है, तब ऐसे में आरोपी सेक्शन 167(2) के तहत डिफॉल्ट बेल पाने का अधिकारी हो जाता है। डिफॉल्ट बेल में अपराध की प्रकृति को आधार नहीं माना जाता है, बल्कि आरोप पत्र दाखिल होने में हुई चूक को ही आधार मानकर आरोपी को जमानत दे दी जाती है। साथियों, इसके अतिरिक्त जमानत से संबंधित कुछ और भी प्रावधान मिलते हैं जिनका उल्लेख सीआरपीसी में नहीं किया गया है, जैसे अंतरिम बेल और ट्रांजिट बेल। अंतरिम जमानत एक प्रकार की अस्थायी जमानत होती है जो बहुत कम समय के लिए दी जाती है। यदि अग्रिम जमानत या फिर सामान्य जमानत के लिए आवेदन अदालत में लंबित है, तब ऐसे में अदालत का अंतिम निष्कर्ष आने से पहले अंतरिम जमानत दे दी जाती है। ऐसी जमानत अल्प अवधि के लिए दी जाती है। अगली है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल एक प्रकार से एंटीसिपेटरी बेल ही है, जो तब दाखिल की जाती है जब व्यक्ति किसी अन्य राज्य में निवास करता हो और उसकी गिरफ्तारी की संभावना किसी अन्य राज्य में हो, अर्थात न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। दूसरे शब्दों में, जब न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों में गिरफ्तारी से राहत प्रदान करता है, तो ऐसी एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है। ट्रांजिट बेल अल्प समय के लिए दी जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रिया मुखर्जी बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें न्यू चैनल टीआरपी घोटाले में ट्रांजिट बेल दी गई थी। निकिता जैकब के मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ट्रांजिट बेल दी गई। इसके अलावा हनीप्रीत बनाम राज्य आदि मामले ट्रांजिट बेल के कुछ हालिया उदाहरण हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने जाना कि बेल कितने प्रकार की होती है। आइए
अब जान लेते हैं कि वे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर बेल आसानी से मिल जाती है। गैर जमानती मामलों में निम्नलिखित आधारों पर आरोपी को वरीयता दी जाती है, जैसे महिला और बच्चों के संबंध में, दूसरा बीमारी के आधार पर, तीसरा एफआईआर दर्ज होने पर विलंब के आधार पर, चौथा है साक्ष्यों के अभाव में जमानत, पांचवा वृद्धावस्था के आधार पर जमानत और नंबर 6 शक के आधार पर जमानत। इसके अतिरिक्त यदि 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने पर भी आरोपी जमानत का हकदार होता है और 50% सजा काट चुकने पर भी आरोपी जमानत का हकदार माना जाता है। और जांच के दौरान आरोपी का उपस्थित होना व जांच में सहयोग करना भी जमानत का आधार हो सकता है। साथियों, ये थी जमानत से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।